हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा। मैं आपको मोनेरा किंगडम में ये बता रहा था कि मोनेरा जगत का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। क्लियर है? और जो पहला भाग था वो था जीवाणु, वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा भाग कौन है। यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा। पहले हम मोनेरा जगत के चारों वर्गीकरण को कवर कर ले। देखिए अगला जो भाग है उसका नाम है एक्टिनोमाइसीटीज। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि जो एक्टिनोमाइसीटीज है बच्चे, वो मोनेरा जगत का ही एक क्या है, वर्गीकरण है, एक्टिनोमाइसीटीज। अब इसकी खूबियां जानना शुरू कीजिए। याद रखेंगे इन्हें ही हम कवक सम जीवाणु भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि इन्हें एक और नाम दिया गया और वो नाम क्या दिया गया है, कवक सम जीवाणु। क्लियर है? तो हमने देखा कि इसे कवक सम जीवाणु भी कहते हैं। क्लियर हो चुका? तो एक्टिनोमाइसीटीज क्या है बच्चे, इन्हें कवक सम जीवाणु कहते हैं, यानी कवक के समान जीवाणु। ऐसा क्या है बच्चे कि हम इन्हें कवक के समान जीवाणु कहते हैं? याद रखिए इसलिए क्योंकि इनकी रचना कवक जाल के समान होती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अगर हम इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना जो है वो कवक जाल के समान होती है। इनकी रचना कवक जाल के क्या होती है बच्चे, समान होती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो यहां हमें याद रखना है कि जो एक्टिनोमाइसीटीज है, एक्टिनोमाइसीटीज इसे कवक सम जीवाणु कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रचना क्या है, कवक के जाल के समान होती है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे याद रखिएगा कि इसकी रचना क्या है बच्चे, कवक के जाल के क्या होती है, समान होती है। और अगर इसी वंश के किसी खास जीवाणु की बात कीजिए, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीस। याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसीस, जो बच्चे इसी वंश का है। देखिए मैं उसका नाम लिख देता हूं, स्ट्रेप्टोमाइसीटीज। क्लियर है? भूलेंगे नहीं, इसी वंश का, यानी कि एक्टिनोमाइसीटीज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। स्ट्रेप्टोमाइसीटीज इसी वंश का क्या है, एक जीव है, या हम कह सकते हैं एक जीवाणु है, कवक सम जीवाणु है। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है। इसी का एग्जाम्पल है बच्चे कवक सम जीवाणु का, हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसीटीज। इसी वंश का क्या है बच्चे, एक जीवाणु है। अब देखिए स्ट्रेप्टोमाइसीटीज का क्या फायदा है, क्योंकि बच्चे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनसे क्या होता है। याद रखिएगा इसमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पाए जाते हैं। क्लियर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसमें प्रतिजैविक जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, इंग्लिश में एंटीबायोटिक। जैसे हम दवाई खाते हैं बच्चे, एंटीबायोटिक भी लेते हैं, तो ये जो एंटीबायोटिक है ये स्ट्रेप्टोमाइसीटीज में क्या होती है बच्चे, पाई जाती है। तो भूलेंगे नहीं, इसमें प्रतिजैविक जो है पाई जाती है। इसलिए बच्चे ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर हो चुका? तो हमने देखा कि एक्टिनोमाइसीटीज जिसे कवक सम जीवाणु कहते हैं क्योंकि इनकी रचना कवक जाल के समान है, और स्ट्रेप्टोमाइसीटीज बच्चे इसी वंश का एक जीवाणु है जिसमें एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, प्रतिजैविक पाए जाते हैं। स्पष्ट हो गया? तो आप स्ट्रेप्टोमाइसीटीज को याद रखेंगे। ये क्या है बच्चे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है? चलिए तो हमने यहां पर क्या किया कि 4 भागों में बांटा गया है। हमने 2 भाग को बखूबी सीख लिया। अब अगले भाग की ओर चलते हैं बच्चे। इसका तीसरा भाग क्या है, हम कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तीसरे को क्या कहा गया है, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया। अब देखिए आर्कीबैक्टीरिया के बारे में भी हमें जानना है कि आर्कीबैक्टीरिया दरअसल है क्या, या इसकी खूबी क्या है। बच्चे याद रखिएगा इन्हें प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं। इन्हें प्राचीनतम, देखिए प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना। क्लियर है? तो इन्हें प्राचीनतम, भूलेंगे नहीं बच्चे, जीवधारियों का क्या माना जाता है, प्रतिनिधि माना जाता है।
इन्हें प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए क्या है बच्चे, महत्वपूर्ण है। क्लियर है? यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सबसे प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि कौन है, तो हम क्या कहेंगे, आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया बच्चे प्राचीनतम जीवधारियों का क्या है, प्रतिनिधि है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। और एक चीज याद रखिएगा कि बैक्टीरिया को आर्की भी कहा जाता है। इस सेंस में बैक्टीरिया को ही क्या कहा गया है बच्चे, एक आर्की भी कहा गया है। इसलिए याद रखेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया जो है प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि है, इसीलिए बच्चे इसका नाम आर्की रखा गया है। ठीक है, आर्की से क्या होता है, पुराना, तो भूलेंगे नहीं। इसीलिए बच्चे क्या है, इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, इसका नाम आर्की रखा गया है। इसका नाम आर्की रखा गया है। पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए, तो बच्चे आप भूलेंगे नहीं कि आर्कीबैक्टीरिया प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि है। इस खूबी के कारण इस बैक्टीरिया को हमने क्या कहा है, इस बैक्टीरिया को आर्की कहा है। स्पष्ट है? अच्छा, एक बात और याद रखना है बच्चे, इन्हें हम सबसे पुराना जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। फिर याद रखिएगा कि इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स। क्या है बच्चे, इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। यानी एक ऐसे ये जीवों के जीवाश्म है बच्चे जो सबसे पुराने हैं। और याद रखिएगा, सबसे पुराने होने के साथ साथ क्या है, ये आज भी जीवित है। इसलिए आर्कीबैक्टीरिया को ही हम प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलिएगा नहीं कि आर्कीबैक्टीरिया ये प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए हम इनका नाम आर्की रखते हैं। और ये भी याद रखना है कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया है बच्चे, इन्हें प्राचीनतम जीवित क्या कहते हैं, हम जीवाश्म भी कहते हैं। यानी ये सबसे पुराने बच्चे पृथ्वी पर जीवित जीवाश्म भी है। पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए यहाँ हमने 3 सीखा है। अब चौथे पर चलते हैं बच्चे। पहले मैं इसे मिटा दूं, सभी बच्चे लिख चुके हैं? ओके, मेरे साथ आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि आप सारी चीजें बखूबी सीख सकें। बच्चे अब अगला है साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप साइनो जीवाणु भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इसकी भी बात जान ले, ये भी मोनेरा जगत में है, साइनोबैक्टीरिया या साइनो जीवाणु। क्लियर है ना? अब जरा साइनो जीवाणु की भी बात की जाए, बच्चे याद रखिएगा कि जो साइनो जीवाणु है ये साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि ये जनरली क्या है, तो ये जो है साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं। यानी ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं बच्चे, साइनो जीवाणु। भूलेंगे नहीं, ये जनरली क्या है बच्चे, ये साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जीवाणु में कौन है जो प्रकाश संश्लेषी है, हम क्या कहेंगे कि वो है साइनो जीवाणु। तो साइनो जीवाणु बच्चे जनरली क्या है, ये प्रकाश संश्लेषी क्या है, जीवधारी होते हैं। और इन्हें पृथ्वी का सबसे सफल जीवधारियों का समूह माना जाता है। क्लियर है? और देखिए फिर इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पृथ्वी का सफलतम मतलब जो सबसे ज्यादा सफल हो, सक्सेसफुल हो, पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह, जीवधारियों का समूह माना जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ सभी बच्चे याद रखिएगा कि साइनो जीवाणु जो है साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है और इन्हें क्या किया गया है, इन्हें पृथ्वी का सबसे सफल जीवधारियों का क्या माना गया है, समूह माना गया है। तो ये साइनो जीवाणु है बच्चे जो पृथ्वी पर सबसे सफल जीवधारियों का समूह है और ये जनरली क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो उस क्लोरोफिल की तरह नहीं होता बच्चे जो जनरली पौधों में होता है। इनमें जो क्लोरोफिल होता है उसको बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहा गया है या बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, तो इनका अपना ही बैक्टीरियो क्लोरोफिल है बच्चे, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। इसलिए साइनो जो जीवाणु है इसे पृथ्वी का क्या कहा गया है, सफलतम यानी कि सबसे सफल जीवधारियों का क्या माना गया है बच्चे, इन्हें समूह माना गया है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। अच्छा,
एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो नीले हरे शैवाल है, नीले हरे शैवाल, इन्हें बच्चे जो नीले हरे शैवाल जो आप नाम सुनते हैं, याद रखिएगा यहां मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि साइनो जीवाणु को ही नीले हरे शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो साइनो जीवाणु है इन्हें ही हम नीले हरे शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। यही है बच्चे नीले हरे शैवाल, तो भूलेंगे नहीं, इन्हें नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है। तो ये जो बच्चे नीला हरा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, शैवाल है, वो दरअसल क्या है, वो साइनो जीवाणु ही है। तो भूलिएगा नहीं कि साइनो जीवाणु को ही हमने क्या कहा है, नीला हरा शैवाल भी कहा है। क्लियर हो चुका? चलिए अब यहां पर एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमने यहां जाकर मोनेरा जगत का क्या किया, वर्गीकरण किया, और हमने देखा कि मोनेरा जगत में जनरली कौन आ रहे हैं, जीवाणु। अब बच्चे अब हम जीवाणु को यहाँ एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। पूरी बात समझ में आई? चलिए अब अगला हेडिंग देंगे हम जीवाणु, और देखिए इसी तरह से हमें क्या करना है कि पूरे टॉपिक वाइज एकदम हमें चलना है ताकि एक एक चीज क्लियर होती चली जाए। अब बच्चे अब हम यहाँ पर जीवाणु को और डिटेल में पढ़ते हैं और जीवाणु की सारी खूबियां जान लेते हैं, क्योंकि जनरली देखिए जीवाणु वगैरह से क्या है, इनसे हमेशा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है बच्चे। जीवाणु को ही हम क्या कहते हैं, जीवाणु को हम कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं जीवाणु को पढ़ना। तो बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा कि जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता। किसके समान? पौधों के समान। इनमें अपना बैक्टीरिया क्लोरोफिल अलग है, मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए जीवाणु के लिए समझिए बच्चे, यह क्लोरोफिल रहित, क्लोरोफिल रहित, रहित मतलब नहीं हो, क्योंकि यहां क्लोरोफिल पौधे वाला नहीं है, इनका अपना बैक्टीरिया क्लोरोफिल है, इसलिए मैंने क्या कहा कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो याद रखिएगा कि जीवाणु जो है बच्चे हरित लवक यानी क्लोरोफिल रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, इसमें दोनों हो सकता है बच्चे। ठीक है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक, भूलेंगे नहीं बच्चे, या क्लोरोफिल रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं बच्चे? सूक्ष्म जीव होते हैं। पूरी बात समझ में आई? देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि जीवाणु में पौधों के समान क्लोरोफिल नहीं होता, इनका अपना बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। तो जीवाणु की परिभाषा क्या हो गई? यह क्लोरोफिल रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी बहुत ही छोटे सूक्ष्म क्या होते हैं? जीव होते हैं। अब प्रश्न है इनकी खोज किसने की थी? याद रखिएगा जीवाणु की खोज 1683 में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है बच्चे, यहां देखिए नोट्स बनाते चलेंगे। इसकी खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम था एंटीवॉन। क्लियर है बच्चे? हॉलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? एंटीवॉनी वॉन लीवेनहॉक। एंटीवॉनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की थी। पूरी बात आपको समझ में आ गई? तो याद रखेंगे कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? एंटीवॉनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटीवॉनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बच्चे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी खोज 1683 ईस्वी में एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटीवॉनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटीवॉनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में क्या की थी बच्चे? इसकी खोज की थी। लेकिन कहां और कैसे? तो बच्चे उन्होंने क्या किया, दांत के खुरचन में इन्हें जीवाणुओं को देखकर ही पता उन्होंने लगाया था। याद रखिएगा उन्होंने कहां देखा था बच्चे? तो दांत के खुरचन में
दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखकर, इन जीवाणुओं को, क्लियर है, कहां देखा था बच्चे? दांत के खुरचन में। दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखकर उन्होंने इन्हें क्या कहा था बच्चे? उन्होंने ही दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखकर बच्चे इन्हें सूक्ष्म जीव यानी कि टीनी एनिमल्क्यूल्स कहा था। देखकर सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, और इंग्लिश में हम इसी को क्या कहेंगे? टीनी एनिमल क्यू कहा, भूलेंगे नहीं बच्चे, टीनी एनिमल्क्यूल्स कहा था, टीनी एनिमल क्यूल्स कहा। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1683 में किया। उन्होंने दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखकर ही इन्हें क्या नाम दिया था? सूक्ष्म जीव, टीनी एनिमल्क्यूल्स। तो बच्चे ये भी इंग्लिश में वो पूछ देते हैं कि बताओ टीनी एनिमल्क्यूल्स किसे कहा जाता है? टीनी एनिमल्क्यूल्स। तो ये जीवाणुओं के लिए प्रयोग किया गया था। और किसने कहा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दांत के खुरचन में ही उन्होंने क्या किया था? इस जीवाणुओं को देखकर पता लगाया था। इसलिए बच्चे ल्यूवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। याद रखिएगा कि इन्हें ही जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। क्लियर है बच्चे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। यानी जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक हैं, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ही बच्चे आपको याद रखना है कि वो जीवाणु विज्ञान का क्या है? पिता है। यहां तक आपको समझ में आया? लेकिन बच्चे इन्हें जीवाणु नाम किसने दिया था? तो नाम एहरनबर्ग ने दिया था। तो देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, आप एक एक लाइन याद रखेंगे, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एहरनबर्ग ने इसे जीवाणु नाम दिया, एहरनबर्ग ने इसे जीवाणु नाम दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने तो इसे सूक्ष्म जीव कहा था, टीनी एनिमल्क्यूल्स कहा था। तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीव कहा, टीनी एनिमल्क्यूल्स कहा। लेकिन जो एहरनबर्ग व्यक्ति था बच्चे, एहरनबर्ग ने ही इसे क्या नाम दिया था? इसे जीवाणु नाम दिया था। तो जीवाणु नाम किसने दिया बच्चे? एहरनबर्ग ने दिया। अब देखिए एक और वैज्ञानिक थे लुई पास्चर। वो बच्चे किण्वन पर कार्य कर रहे थे, यानी फर्मेंटेशन पर, और उन्होंने बताया कि जो किण्वन है वो किससे होता है? जीवाणुओं से होता है। तभी बच्चे लुई पास्चर ने ही रोगों का जन्म सिद्धांत दिया था। फिर याद रखिएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लुई पास्चर ने, क्लियर है बच्चे? ये लुई पास्चर ने क्या किया? किण्वन पर कार्य करके बताया था। किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन। किण्वन पर कार्य कर यह बताया कि किण्वन पर कार्य कर बताया कि यह जीवाणुओं से होता है, यह जीवाणुओं से होता है। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि जो लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक थे वो किण्वन पर काम कर रहे थे बच्चे। किण्वन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो जो लुई पास्चर किण्वन पे कार्य कर रहे थे तब उन्होंने बताया था कि किण्वन किससे होता है? जीवाणुओं से होता है बच्चे। और पास्चर ने ही फिर क्या किया? रोगों का जन्म सिद्धांत दिया। भूलेंगे नहीं कि पास्चर ने रोगों का जन्म सिद्धांत दिया। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगों का क्या दिया बच्चे? जन्म सिद्धांत दिया। पूरी बात समझ में आ गई? यानी लुई पास्चर जब फर्मेंटेशन किण्वन पर कार्य कर रहा था तो उसने बताया कि ये तो जीवाणुओं से होता है। और फिर बच्चे पास्चर ने ही क्या किया? रोगों का जन्म सिद्धांत दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। भूलेंगे नहीं, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो पास्चर ने ही बच्चे रोगों का क्या दिया? जर्म सिद्धांत दिया, जिसे हम जर्म थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बच्चे एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने यह सिद्ध कर दिया कि जानवरों में एंथ्रेक्स। देखिए बच्चे सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप भूलेंगे नहीं, यहां से हमें बहुत प्रश्न आते हैं। अब देखिए रॉबर्ट कोच ने सिद्ध किया
अब जरा देखते हैं कि रॉबर्ट कोच ने क्या सिद्ध किया। सिद्ध किया कि जानवर में होने वाले एंथ्रेक्स, जानवर में होने वाले एंथ्रेक्स, बच्चे एंथ्रेक्स जो है एक रोग है, क्लियर है। तो लुई पास्चर रॉबर्ट कोच ने क्या सिद्ध किया बच्चे कि जानवर में होने वाला एंथ्रेक्स रोग, जानवर में होने वाला कौन सा रोग, एंथ्रेक्स रोग, और मानव में होने वाला तपेदिक और हैजा जीवाणु के कारण होता है, एवं मानव में होने वाला, एवं मानव में तपेदिक, आप जिसे टीबी भी कहते हैं बच्चे, और हैजा जिसको आप कॉलेरा कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलेरा, हैजा जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु से होता है। तो बच्चे ये सब याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर फिर से केयर कीजिए कि लुई पास्चर ने किण्वन पे कार्य करके बताया कि जीवाणुओं से होता है और उसने रोगों का जन्म सिद्धांत दिया। फिर आगे बढ़ के रॉबर्ट कोच नाम के एक व्यक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि जानवर में जो एंथ्रेक्स होता है और मानव में जो टीबी और हैजा है, कोलेरा है, वो सब किससे हो रहा है बच्चे, वो सब जीवाणुओं से हो रहा है। तो वैज्ञानिकों का नाम जरूर याद रखिएगा और जिसने जो बताया वो याद रखना है। एंटीबॉनी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं का पता लगाया, इसलिए वो पिता कहलाया। जीवाणु नाम एहरनबर्ग ने दिया, लुई पास्चर ने जर्म सिद्धांत दिया, और रॉबर्ट कोच ने बच्चे एंथ्रेक्स, तपेदिक और हैजा जैसी बीमारियों के बारे में ही बताया कि ये किससे होता है, ये जीवाणुओं से होता है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो ये सारी लाइन बच्चे हैं बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रॉबर्ट कोच के बारे में एक बार याद रखिएगा कि रॉबर्ट कोच ने ही सबसे पहले बच्चे जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम, रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन, बच्चे कृत्रिम संवर्धन को आप इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल कल्चर किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब है कि रॉबर्ट कोच ने ही बच्चे फिर क्या किया, सबसे पहले जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया, आर्टिफिशियल कल्चर किया, मतलब कृत्रिम तरीके से उन्होंने जीवाणुओं को पैदा किया, जीवाणुओं को बनाया। तो भूलिएगा नहीं कि रॉबर्ट कोच ने ही सबसे पहले जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था बच्चे, यानी इनका कल्चर किया, इन्हें बना करके दिया। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए बच्चे यहां तक तो हमने सीख लिया कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या किया था। अच्छा, फिर याद रखना है कि एक और वैज्ञानिक था लिस्टर। लिस्टर ने ही सबसे पहले बच्चे जीवाणु के संदर्भ में एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी, क्या नाम था उसका, एंटीसेप्टिक थ्योरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूं बच्चे कि लिस्टर ने जीवाणु के लिए प्रतिरोधी मत दिया था। ठीक है, यहां देखिए उस व्यक्ति का क्या नाम था, लिस्टर। लिस्टर ने जीवाणु के लिए प्रतिरोधी मत, जिसको हम एंटीसेप्टिक थ्योरी कहते हैं, एंटीसेप्टिक थ्योरी दिया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो एंटीसेप्टिक की हम बात करते हैं बच्चे, तो ये एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दिया था, तो ये जो एंटीसेप्टिक या एंटीसेप्टिक थ्योरी की बात करते हैं, ये किसने दिया था, ये लिस्टर ने दिया था। तो देख सकते हैं कि यहां पर 4 वैज्ञानिकों के नाम आ रहे हैं। एंटीबॉनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, दूसरा एहरनबर्ग है, तीसरा लुई पास्चर है, चौथा रॉबर्ट कोच है, और पांचवा कौन आ गया बच्चे, लिस्टर आ गया। और पांचों वैज्ञानिकों ने जो जो चीजें आपको बताई हैं वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दी हैं। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी लाइनें हैं, आप इसे अच्छे से उतारिए और चीजों को याद रखिएगा, डेफिनेटली आप क्वेश्चन बना लेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए मैं मिटाऊं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है। चलिए अब बच्चे यहां तक तो हमने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवाणु कहां कहां पाए जाते हैं। बच्चे एक बात जीवाणु की खूबी याद रखिएगा कि जीवाणु लगभग सभी जगह पाई जाती है। क्लियर है। क्या है बच्चे, जीवाणु के लिए क्या कहा जा रहा है कि जीवाणु प्रायः सभी जगह पाए जाते हैं, यह प्रायः सभी जगह पाए जाते हैं। क्लियर है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि जीवाणु की क्या खूबी है कि जीवाणु के लिए यह देखा जाता है कि ये जनरली सभी जगह पाए जाते हैं, और यह भी कहा जाता है ये अनुकूल प्रतिकूल सभी जगह पाए जाते हैं। मतलब अनुकूल जगह है इनके लिए तो भी ये पाए जाएंगे, और अगर मान लीजिए कि अनुकूल जगह नहीं है, प्रतिकूल जगह है, तो भी ये क्या है, पाए जाएंगे। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जनरली जीवाणु के लिए कोई खास जगह नहीं है, सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे अनुकूल जगह हो या प्रतिकूल जगह है, हर जगह जीवाणुओं का क्या हो जाता है बच्चे, जन्म हो जाता है, वो वहां पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। स्पष्ट है। चलिए अच्छा एक बात याद रखिएगा कि मानव के मुंह में भी कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि ये मानव के मुंह में भी है। स्पष्ट है बच्चे। तो भूलना नहीं है कि मानव के जो मुंह है उस मुंह में भी बच्चे बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। तभी तो कहा कि इस लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे अनुकूल स्थिति हो या प्रतिकूल स्थिति हो। और देख सकते हैं कि ये मानव के मुंह में भी पाए जा रहे हैं, यानी मनुष्य के मुंह के भीतर भी आपको ये जीवाणु जो है मिल जाएंगे। क्लियर हो चुका। अच्छा ना अब बच्चा हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहां पर एक बात क्लियर कीजिएगा कि अब थोड़ी इसकी संरचना की बात कर ली जाए कि आखिर इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब मैं मोनेरा जगत को 4 भागों में बता रहा था, उसमें मैंने पहले जीवाणु कहा था, तो वो तो आपको जानना ही है, और जो एक्स्ट्रा बातें होंगी इसकी रचना में वो हम यहां पर अभी सीखेंगे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो याद रखिएगा इनका संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। मतलब हम ये देख रहे हैं बच्चे कि जनरली इनका जो संपूर्ण शरीर है वो कितने कोशिका से बना होता है, तो वो एक कोशिका से बना होता है। तब भी बच्चे ये तो एकदम नजर नहीं आएंगे, ये तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि इनका जो संपूर्ण शरीर है वो क्या है, एक ही कोशिका से बना हुआ है। अच्छा अब देखिए इसमें चारों ओर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, यानी जब शरीर एक कोशिका से बना है बच्चे तो इस कोशिका के चारों ओर, क्लियर है, यहां पर क्लियर कीजिएगा कि इसके चारों ओर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, यानी कोशिका की दीवार भी मिल रही है बच्चे, इसके चारों ओर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो हमने देखा कि संपूर्ण शरीर एक कोशिका से बना है, और फिर यह भी देखा जा रहा है कि इसके चारों ओर क्या है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। देख सकते हैं। तो अब इसके चारों ओर क्या है, कोशिका भित्ति भी है, यानी कोशिका की अपनी क्या है बच्चे, दीवार है। अच्छा कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली भी है। देख सकते हैं बच्चे, पूरी इनकी भी संरचना है, यानी कोशिका भित्ति के नीचे हम ये देख रहे हैं कि कोशिका की झिल्ली भी है, कोशिका झिल्ली भी होती है। यानी बच्चे अगर एक कोशिका से बनी है तो इसके ऊपर कोशिका की झिल्ली है, और फिर झिल्ली के ऊपर कोशिका की क्या है बच्चे, भित्ति भी है। देख रहे हैं, एक कोशिका, उसके ऊपर झिल्ली और उसके ऊपर भित्ति भी है। क्लियर हो चुका। अच्छा अभी जो इसकी कोशिका झिल्ली है वो किससे बनी है, तो वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी है। याद रखेंगे बच्चे, कोशिका झिल्ली भी होती है जो प्रोटीन, क्योंकि ये सब पूछा जाता है आपसे, जो प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड से बनी है, फॉस्फोलिपिड से बनी है। क्लियर है। देखिए बच्चे कौन किससे बना है ये आपको याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि एक कोशिका से बना होता है, चारों ओर कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली भी है, और कोशिका झिल्ली देखा जा रहा है कि वो किससे बनी है, तो कोशिका झिल्ली बच्चे प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से क्या हुआ है, बनी हुई है। क्लियर है। अच्छा
अब एक बात क्लियर कीजिएगा, इनमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, साफ साफ केंद्रक नहीं होता। इसमें जो भी केंद्रक होता है उसे हम प्राथमिक प्रकार का केंद्रक कहते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि इसमें स्पष्ट केंद्रक तो होता नहीं, इसलिए इसमें जो केंद्रक है हम उसे प्राथमिक प्रकार का केंद्रक कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखना है, इसमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक होता है, यानी स्पष्ट केंद्रक नहीं होता बच्चे, ठीक है। इसलिए जो भी केंद्रक है हम उसे क्या कह देते हैं कि इसमें जो है प्राथमिक प्रकार का केंद्रक होता है। और ये जो प्राथमिक प्रकार का केंद्रक है इसे ये न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जो प्राथमिक प्रकार का केंद्रक होता है इसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, इसलिए भूलेंगे नहीं, यही है न्यूक्लियाइड कहते हैं। स्पष्ट है? तो हमने देखा कि जीवाणु में स्पष्ट केंद्रक का अभाव है, तो इसमें जो भी केंद्रक है उसे हम प्राथमिक प्रकार का केंद्रक कहते हैं, और उसी प्राथमिक प्रकार के केंद्रक को क्या कहा गया है? उसे न्यूक्लियाइड कहा गया है। ठीक, अच्छा, फिर याद रखना है कि जीवाणुओं में रोम भी होते हैं और कशाभिका भी होते हैं। स्पष्ट है बच्चे? फिर देखिए, जीवाणुओं में इसमें रोम एवं कशाभिका, रोम एवं कशाभिका होती है। ये बच्चे भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जीवाणुओं में क्या देखा गया कि जीवाणुओं में रोम भी है और जीवाणुओं में क्या है बच्चे? कशाभिका भी है। पर रोम और कशाभिका क्या करेंगे? जीवाणु में है तो इन्हें बच्चे गमन, पोषण और प्रजनन में सहायता करते हैं। याद रखिएगा, ये इन्हें गमन मतलब गति करने में, पोषण मतलब पोषण में, खाना खाने में, एवं प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं बच्चे? सहायता करते हैं। इसीलिए बच्चे इनके रोम और कशाभिका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोम और जो कशाभिका है वो जीवाणुओं के गमन में, गमन के साथ बच्चे उनके पोषण में, और पोषण के साथ साथ उनके प्रजनन में क्या करता है? वो बहुत ही सहायता करता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि रोम और कशाभिका ही इनके गमन, पोषण और प्रजनन में क्या करता है? सहायता करता है। चलिए, यहां तक तो हम जीवाणु की संरचना को सीख लिए। अब बच्चे थोड़ा जीवाणुओं के लक्षण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए लक्षण भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम लक्षण को अगर सीख लेंगे तो हमें चीजों की रटने की कोई जरूरत नहीं होगी, सारी चीजें जो है अपने आप क्या होती हैं? रिवाइज होने लगती हैं। तो चलिए जरा हम जीवाणु के लक्षण की भी बात करें और फिर इसके उपयोग की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे पहले हम लक्षण की बात कर लेते हैं। लक्षण जिसे हम कैरेक्टर्स कहते हैं। क्लियर है बच्चे? अब इसके लक्षण, कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो बच्चे जैसा मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो ये सरल जीव होते हैं, ये भी बहुत क्या है बच्चे? सरल जीव है, सिंपल जीव है, सरल जीव होते हैं। दूसरा, ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ये सब अभी आपको बताया था, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो पहला तो सरल जीव है, दूसरा सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। फिर क्या मैंने कहा? जब एक कोशिकीय जीव है। क्लियर है बच्चे? सरल जीव है, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, और फिर क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है। अच्छा, अगर आप इनके आकार की बात करेंगे तो आकार बच्चे 2 म्यू से लेकर 10 म्यू तक होता है। ये भी जान लीजिए बहुत छोटा ही है बच्चे, 2 म्यू से लेकर 10 म्यू तक। इसकी कोशिका भित्ति मोटी और काइटिन से बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी है बच्चे? तो जो कोशिका भित्ति है, पहले याद रखिएगा, इनकी कोशिका भित्ति मोटी भी है, और मोटी होने के साथ साथ किससे बनी है? काइटिन से बनी है, काइटिन से बनी है। क्लियर है? तो याद रखना है कि बच्चे एक तो सरल जीव है, सभी स्थानों पे पाए जाएंगे, कोशिकीय जीव है, आकार 2 म्यू से 10 म्यू तक है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, और मोटी होने के साथ किससे बनी होती है? काइटिन से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जनरली पूछ लेता है कि बताओ कोशिका भित्ति किससे बनी? आप बोलेंगे काइटिन से। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था? इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तो याद रखेंगे कि इसमें सत्य रूप से देखा जाए तो सत्य केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है।
और जो केंद्रक होती है बच्चे वो प्राथमिक प्रकार का केंद्रक होता है, जिसे मैंने क्या कहा था आपको, न्यूक्लियाइड कहा था, अभी आपको सिखाया था। अच्छा, फिर याद रखना है ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे, ये परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे पे आश्रित होते हैं। फिर बच्चे सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब है कि जिससे लाभ लेते हैं उसे हानि नहीं पहुंचाते, उसे भी लाभ देते हैं। ये परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, और इसके साथ साथ मृतोपजीवी भी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब है मरे हुए अवशेषों से भी ये क्या करते हैं, अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। स्पष्ट है। अच्छा, अब प्रश्न है कि ये जनन कैसे करते हैं। तो याद रखना है बच्चे, इसमें जो जनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। क्लियर है। तो जनन किसके द्वारा हुआ, तो हमने देखा कि इनमें जो जनन है वो किसके द्वारा है, वो विखंडन के द्वारा है। स्पष्ट हो गया। तो ये लक्षण भी तुरंत बच्चे आपको एक झलक में याद हो जाएगा, और देखिए इसी से सवाल बन जाएगा। ये सरल जीव होते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जीव है, आकार 2 म्यू से लेकर 10 म्यू तक है, कोशिका भित्ति मोटी और काइटिन से बनी है, इनमें सत्य केंद्रक का अभाव है, ये परजीवी भी है यानी पैरासाइट है बच्चे, सहजीवी भी है, सिम्बायोटिक भी है, और मृतजीवी भी है बच्चे। ठीक है, यानी मरे हुए चीजों पर ये क्या है, अपना ये है निर्भर है, ताकि उनसे अपने भोजन की बात करें। चलिए अब जरा हम इनके आकार की बात करते हैं। ठीक है, यहां हमने पहले इनके सारे लक्षण को सीखा, और देखिए आप क्वेश्चन बैंक खोल कर देखेंगे तो अपने आप आपके प्रश्न जो है बनते चले जाएंगे। स्पष्ट है। चलिए अब थोड़ी आकार की बात कर ली जाए। या आकृति, इनके शेप की बात करते हैं। ठीक है बच्चे, एक बात याद रखिएगा कि इनके आकृति भी अलग अलग होती है। तो देखते हैं क्या अलग अलग है। देखिए, एक को हम कहते हैं बच्चे, शुद्ध हिंदी में कहा जाता है शलाकवत। शलाकवत। अब जो कोई शलाकवत है, आप उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप उसको इंग्लिश में कहते हैं बैसिलस। क्या कहते हैं बच्चे, बैसिलस। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि ये जो आकार है बैसिलस, शलाकवत, ये दिखता कैसे है। ये छड़ नुमा या बेलनाकार होता है। ठीक है बच्चे, समझते चलिए कैसा होगा ये होगा छड़ के नुमा या बेलनाकार, भूलिएगा नहीं। यानी जहां भी बैसिलस लग गया बच्चे, देख रहे हैं, जहां भी बैसिलस लग गया, शलाकवत लग गया, आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये जो जीवाणु है ये छड़ की तरह होंगे। नहीं तो ये जीवाणु कैसे होंगे, ये जीवाणु जो होंगे बच्चे बेलनाकार होंगे। चलिए अच्छा, हम साथ साथ एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे ताकि एग्जाम्पल से आप चीजों को और समझ लें। ठीक है, जैसे बच्चे बैसिलस एंथ्रासिस, अगर आप इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए, जैसे बैसिलस लग गया बच्चे, बैसिलस देख रहे हैं ना इंग्लिश में, बैसिलस बैसिलस यानी ये छड़नुमा और क्या होगा, बेलनाकार होगा। बैसिलस एंथ्रासिस। क्लियर हो गया। तो याद रखना इनकी आकृति क्या है, पहली शलाकवत। शलाकवत कैसा होगा, छड़नुमा या बेलनाकार, और इसका एग्जाम्पल क्या है, बैसिलस एंथ्रासिस। अच्छा, दूसरा है बच्चे आपका गोलाकार, जिसे हम कोकस कहते हैं। गोलाकार, गोलाकार को हमने इंग्लिश में क्या नाम दिया, तो गोलाकार को हमने इंग्लिश में नाम दिया बच्चे कोकस। अब देखिए, जहां कोकस लग गया, आप सोचेंगे कि जो जीवाणु होगा उसका आकार क्या होगा बच्चे, गोलाकार होगा। ठीक है, देखिए ये गोलाकार होते हैं, यानी जो कोकस है वो गोलाकार है, और जो बैसिलस है वो क्या है, बेलनाकार है। ब से बैसिलस, ब से बेलनाकार, को से बच्चे गो हो गया ना, कोकस यानी गोलाकार। ओ दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा बच्चे, जो कोकस है उसकी खूबी है ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं। ये क्या है बच्चे, सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। यही है सबसे छोटे जीवाणु, जिसे हम क्या कहते हैं, गोलाकार कहते हैं या कोकस कहते हैं। तो कोकस ही क्या है बच्चे, हमारा
सबसे छोटे जीवाणु कोकस। जैसे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया होता है ना बच्चे डिप्लोकोकस न्यूमोनी से, तो न्यूमोनिया जिस जीवाणु से हुआ उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो देखिए कोकस लग गया, इसका मतलब ये क्या है, गोलाकार है। ठीक है, अगली आकृति क्या है बच्चे, सर्पिलाकृति। देख लेते हैं क्या है ये सर्पिलाकृति। अब देखिए सर्पिलाकृति मतलब स्पाइरल्स, हम इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल्स। यानी बच्चे ये स्पाइरल नहीं होता है जो सर्पिला स्पाइरल कॉपी में जो रिंग लगी रहती है, वही है बच्चे सर्पिला स्पाइरल। अब ये इसका आकार क्या होता है, तो बच्चे ये स्पाइरल होता ही है, ये स्पाइरल होता है। स्पष्ट है, ये क्या होता है, ये स्पाइरल होता है। यानी एक सलाकवत है, बैसिलस है, दूसरा कोकस है, तीसरा क्या है, स्पाइरल है। ठीक है, अब जरा इसके भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि एक तो ये स्पाइरल होता है, इसका एग्जाम्पल है बच्चे स्पाइरिलम रूप्रेम, स्पाइरेलर रूप्रेम। पहले यहां पर आपने एकदम क्लियर कर लिया बच्चे, स्पाइरिलम रूप्रेम। ठीक है, देखिए जैसे स्पाइरिलम रूप्रेम, क्लियर हो गया, ये है इसका एग्जाम्पल सर्पिलाकृति का, भूलेंगे नहीं, स्पाइरिलम रूप्रेम। ठीक है, हम अगले आकार पे चलें। अगला आकार है बच्चे कॉमा। कॉमा, ठीक है, देख रहे हैं जो अंग्रेजी चिन्ह नहीं होता बच्चे कॉमा, देखिए मैंने चिन्ह भी बना रखा है, तो याद रखिएगा कि यह अंग्रेजी चिन्ह कॉमा की तरह होते हैं। स्पष्ट है, ये देखिए ये अंग्रेजी चिन्ह कॉमा की तरह होते हैं। चौथा क्या है बच्चे, कॉमा। तो ये अंग्रेजी चिन्ह है कॉमा, ये आपको एकदम अंग्रेजी चिन्ह कॉमा की तरह ही क्या होंगे, लगे रहेंगे। जैसे विब्रियो कॉमा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो विब्रियो कॉमा, विब्रियो कॉमा। पूरी बात समझ में आ गई। तो यहां पर बच्चे हमने क्या किया कि यहां पर हमने जो जीवाणु है बच्चे उनकी आकृति को भी बखूबी हमने सीख लिया। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। उतार लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं इसे मिटाता हूं और मिटाकर फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे चीजों को अब हम सीखते हैं। तो आप भूलेंगे नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी आपको इनके आकार के बारे में बताया है सभी लोगों को। तो हमने देख लिया कि भाई इनका आकार क्या क्या होता है। अब चलिए इनमें हम पोषण की बात करते हैं कि जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है। पोषण का मतलब है इनका भोजन वगैरह का चीज है। ठीक है, तो जरा इनके पोषण को भी सीख लें हम। बच्चे याद रखिएगा कि अगर हम इनके पोषण की बात करें, स्पष्ट है, तो इनमें दो प्रकार का पोषण होता है। चलिए सीखते हैं जीवाणुओं में पोषण। अब हम पोषण की बात करेंगे, इनके न्यूट्रिशन की बात करेंगे। क्लियर है, तो पोषण कितने प्रकार का है बच्चे, दो प्रकार, पहले यहीं पर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो हमने देखा कि इनका जो पोषण है वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का पोषण है। तो जो दो प्रकार का पोषण है तो उसमें जो पहला पोषण है बच्चे, स्पष्ट है, याद रखिएगा, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। देखिए ए, पहले को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण में क्या होता है, जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। याद रखना है कि दो प्रकार का है, तो पहला क्या है, स्वपोषी पोषण। इसमें क्या होता है बच्चे, तो स्वपोषी पोषण में हम देख रहे हैं कि जीवाणु अपने भोजन का निर्माण, जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। स्पष्ट है, तो हमने देखा कि जो स्वपोषी पोषण है उसमें जीवाणु अपने भोजन का निर्माण क्या कर रहे हैं बच्चे, स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे अगर हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें हो रहा है, तो बच्चे इसके एग्जाम्पल्स में देखिए, पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण। पहला क्या है बच्चे, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है,
चलिए, तो हमने देखा कि जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया है बच्चे, उसका क्या नाम है, प्रकाश संश्लेषण। अब सभी बच्चे याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, पर इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल की जगह जीवाणु का क्लोरोफिल होता है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। तो यहां पर याद रखेंगे कि इसमें ये किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और मैंने क्या कहा था कि इसमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल है बच्चे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, वो इसी से क्या करते हैं बच्चे, अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर हो चुका। तो हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और इसके अंदर जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है उसी से वो प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन को क्या कर लेते हैं, तैयार करते हैं। स्पष्ट हो गया। अच्छा, फिर एक बात याद रखिएगा, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वो है बच्चे जैसे कि क्रोमेटियन और रोडोस्पिरिलम। क्रोमेटियन, इसका एग्जाम्पल बच्चे भूलिएगा नहीं, आपसे जनरली एग्जाम्पल ही पूछ देते हैं, ठीक है। क्रोमेटियन, क्लियर है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, क्रोमेटियन, और दूसरा है बच्चे रोडोस्पिरिलम। रोडोस्पिरिलम, क्लियर है। तो ये भूलिएगा नहीं कि जो क्रोमेटियन जीवाणु है या रोडोस्पिरिलम जीवाणु है, ये लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं, पर इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इनमें क्लोरोफिल की जगह क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। तब जाकर के ये क्या करते हैं बच्चे, अपना भोजन बना लेते हैं। यहां समझ में आया। अच्छा देखिए, एक तो प्रकाश संश्लेषी है, दूसरे है बच्चे रसायन पोषी। क्या है, रसायन पोषी। अब जरा देखते हैं कि रसायन पोषी में क्या हो रहा है। तो बच्चे रसायन पोषी में इतना याद रखिएगा कि ये रसायन पोषी में क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। याद रखेंगे बच्चे, इसमें क्या करते हैं कि जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं, क्लियर है, अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से, अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भूलेंगे नहीं कि एक तो स्वपोषण में पहला देखा आपने प्रकाश संश्लेषी और दूसरा क्या है, रसायन पोषी। और रसायन पोषी में क्या है, अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं और उस अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए बच्चे जैसे, तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, और बच्चे एक है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। क्लियर है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रसायन पोषी अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते, और इसका एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर है। ये सब रसायन पोषी हैं। क्लियर हो चुका बच्चे। अच्छा, अब रसायन पोषी के बाद जो है, ये तो हमने देख लिया कि इसमें दो तरीके से होता है। स्वपोषी में बच्चे, स्वपोषी में आपने क्या देखा, एक देखा प्रकाश संश्लेषण, ठीक। प्रकाश संश्लेषण के बाद आपने क्या देखा बच्चे, रसायन पोषी। अब यहाँ स्वपोषी खत्म हो गया और बी में आता है बच्चे विषम पोषी। यहाँ पूरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब ये देखिए, अब इसके बी में क्या है बच्चे, विषम पोषी पोषण। बी में क्या है, विषम पोषी पोषण। तो बच्चे विषम पोषी पोषण से आपको देखिए तुरंत ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। क्लियर है बच्चे। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होते हैं कि ये जो अपना भोजन है, ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि विषम पोषी पोषण में हम देख रहे हैं कि अपना भोजन क्या कर रहे हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त कर रहे हैं। स्पष्ट है बच्चे। अच्छा, अब जो दूसरे जीवों से प्राप्त कर रहे हैं तो इसी में है बच्चे
परजीवी, इसी में है सहजीवी और इसी में क्या है मृतोपजीवी, जो हमें पूरी तरीके से पढ़ के समझना है। पूरी बात समझ में आ गई? थैंक यू क्लास।